हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो डिजिटल बोर्ड की तरफ चलते हैं और आप उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट भी कर लेंगे अपनी कॉपी में, ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे आप उसको जब रिवीजन करने बैठें तो आपका ये अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप कर रहे हैं। कल हमने बात कर ली थी कि कौन कौन से फोटो रेस्पिरेशन में सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। उनमें आपका आया था क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। ये तीन पार्ट, जो तीन कोशिकांग हैं, ये फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपका क्वांटम यील्ड किसको कहते हैं ये डिफाइन करने के लिए था। तो क्वांटम यील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड पर फोटोन आर और क्वांटम ऑफ लाइट। कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं एक क्वांटम ऑफ लाइट या पर फोटोन में रिलीज होते हैं। इट्स वैल्यू इज 1/8 to 1/10। Evolution of one molecule of O2 requires 8 to 10 quanta. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 साइकिल। तो PEP इज द CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ प्लांट दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एट नाइट। क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होती है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर कर लिया जाता है लेकर के, और खाना बनाने की प्रक्रिया जो है वो होती है सुबह के ही टाइम पे। तो ऑप्शन में लिखेंगे आप, ओपेंशिया इज अ प्लांट दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एट नाइट, या स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एट नाइट। एक्सप्लेन कैम क्रैसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे आप कैम कहते हैं, रेफर्स टू ए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑलरेडी डिस्कस्ड C3 और C4 पाथवेज, जिसके बारे में हमने बात करी है, उससे डिफरेंट होता है थोड़ा सा। दिस अकर्स ओनली सक्यूलेंट्स एंड अदर प्लांट्स दैट नॉर्मली ग्रो इन ड्राई कंडीशंस। ये कैम जो है केवल कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती हैं। जैसे हमने ओपेंशिया की बात करी तो उसमें क्या कैम पाथवे पाया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसमें क्या होता है, इन कैम प्लांट्स, इन प्लांट्स में CO2 इज टेकन अप बाय द लीव्स ऑन ग्रीन स्टेम्स थ्रू स्टोमेटा। जो आपकी ग्रीन स्टेम्स होती हैं उनमें स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है ले ली जाती है, विच रिमेन ओपन एट नाइट। रात के ही समय पे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और उसको स्टोर करके रखता है। हाउ एवर ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड। इसीलिए दिन के टाइम में स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड होते हैं इन पौधों में। क्यों? क्योंकि उनको मॉइस्चर को कंजर्व करना होता है ना। रेगिस्तानी पौधों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार दिन के समय में यदि स्टोमेटा खुले रहेंगे तो उनका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो वेस्ट होगा, बाहर निकल जाएगा। इसीलिए वो दिन के समय में अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं, और कैम पाथवे के द्वारा CO2 टेकन अप एट नाइट इज फिक्स्ड इन द सेम वे एज इट हैपेंस इन C4 प्लांट्स। रात के समय में ही C4 प्लांट्स में जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है वैसे ये ले लेते हैं, और उसके बाद क्या फॉर्म करते हैं, मैलिक एसिड विच इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। लेकिन ये हाफ प्रोसेस जो है हो जाती है रात के ही टाइम में। द मैलिक एसिड दस फॉर्म्ड एट नाइट इज यूज्ड ड्यूरिंग द डे। अब रात में बनी हुई मैलिक एसिड जो है वो सुबह के समय में, यानी कि जब धूप हो गई उस टाइम पे, एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रोसीड वाया C3 पाथवे, या ये कहेंगे कि रात में C4 पाथवे चलता है और दिन में C3 पाथवे चलता है। दस कैम इज अ काइंड ऑफ एडॉप्टेशन,
ये क्या है, एक तरीके का रूपांतरण है, एक तरीके का किस तरह से वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, that allows certain plants to carry out photosynthesis without much loss of water, है ना। आप सभी को पता है कि पौधे हों या जीव हों, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को रूपांतरित करने की क्षमता होती है उनमें। इसीलिए डेजर्ट्स में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो काफी डिफरेंट होती है। उसमें रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से ले ली जाती है C4 पाथवे के द्वारा। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये मैलिक एसिड जो है वो वैक्यूल्स में सेव कर ली जाती है और सुबह के टाइम में यही मैलिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को पूरा करने का काम करती है, यानी सोर्स ऑफ CO2 जो है वो उसकी तरह यूज होती है। और दिन में C3 पाथवे के द्वारा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक लाइन के क्वेश्चन में आपका 10th में भी पूछा जा चुका है ना, लेकिन जब 11th की बात हो रही तो इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में पूछने की कोशिश करता है, तो आप उस हिसाब से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। वो प्रोसेस जिसके द्वारा सोलर एनर्जी को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, स्वपोषी जीव जो हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं और उसको भोजन के रूप में बदल देते हैं, उस प्रोसेस का नाम आप सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण इज द प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा जो है वो ट्रैप कर ली जाती है स्वपोषी जीवों के द्वारा और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है रेस्ट ऑफ द प्लांट के लिए या रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए, किसमें, भोजन के रूप में, यानी कि ग्लूकोज के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन? एक्सप्लेन हाउ द फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस आर ओवरकम इन प्लांट्स लाइक शुगर केन। फोटो रेस्पिरेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में लिखना है और किस तरह से शुगर केन में फोटो रेस्पिरेशन के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई होती है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन आर, क्या क्या नुकसान है। नो एनर्जी रिच कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी का उत्पादन नहीं होता है, यानी कि कोई भी एनर्जी रिच कंपाउंड जो है इस प्रोसेस में नहीं बनता है। As much as half of the photosynthetically fixed carbon dioxide may be lost by photorespiration. फोटोरेस्पिरेशन के द्वारा और क्या हो सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की गई है उसमें आधे से ज्यादा लॉस्ट होने का चांस होता है, यानी कि नुकसान उसका हो जाता है। इट इज अ लॉस ऑफ द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो आपकी नेट प्रोडक्टिविटी किसी भी हरे पौधे की है उस पर असर डालती है। टू ओवरकम द फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेज, प्लांट्स लाइक शुगर केन, केन में किस तरह से उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एंड ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव डेवलप्ड एन एडिशनल साइकिल, क्या करते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, उनके अंदर एक एडिशनल साइकिल डेवलप हो जाती है कॉल्ड एज C4 पाथवे, जिसको हम हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ लिया है। C4 plants consume more than the usual 18 ATP molecules of energy to produce 1 molecule of glucose. C4 plants जो हैं वो आपका यूजुअल 18 ATP से ज्यादा यूज करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए। C4 पाथवे इज मोर एनर्जी एक्सपेंसिव देन C3 पाथवे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए
and chlorophyll B. The chlorophyll A has methyl group at the third carbon position of pyrrolaring of porphyrin head, while chlorophyll B has an aldehyde group. उसमें CH3 ग्रुप पाया जाता है और सेम पोजीशन पे ही क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप पाया जाता है ना। जो मेन अंतर वो पूछ रहे हैं वो आप बता सकते हैं। क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है थर्ड कार्बन पोजीशन पे और अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है थर्ड कार्बन पोजीशन पे ही क्लोरोफिल बी में, और क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। Why does chlorophyll appear green in reflected light and red in transmitted light? है ना, लिखेंगे आंसर। It is the property of the chlorophyll to absorb certain rays of light. ये हरित लवक की जो गुण होता है कि वो certain rays of light को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। The light is split up into 7 colors. आप सबको पता है कि लाइट जो है अगर उसको प्रिज्म पे डाला जाए तो क्या करती है, वो 7 रंग की, आप सबको पता है कि किसी भी तरीके की लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, जो आप इंद्रधनुष के कलर्स के रूप में जिनको आप जानते हैं, जिनका फॉर्मूला विबग्योर है ना। तो वो स्प्लिट आउट हो जाती है 7 कलर्स में, एंड दीज कलर्स फॉर्म अ सीरीज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइंस में स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, जिसको आप विबग्योर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल इज मैक्सिमम फॉर द रेड। एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है क्लोरोफिल का वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे रेड लाइट पड़ रही होती है 700 नैनोमीटर पे, एंड इट अपीयर्स रेड इन द ट्रांसमिटेड लाइट। This absorption spectrum for red light facilitates the process of photosynthesis to the maximum, है ना। जहाँ पे रेड लाइट पड़ रही होती है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम होती है। द क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन इन रिफ्लेक्टेड लाइट बिकॉज ग्रीन लाइट ऑफ सनलाइट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल बट इज रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, क्योंकि जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो यूज नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं की जाती है और क्लोरोफिल में दिखाई पड़ती है, इसलिए वो ग्रीन कलर की ही दिखाई पड़ती है। दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर रेड लाइट, उसमें क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है टू द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। द क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन, और क्लोरोफिल जो है ग्रीन ही दिखाई पड़ता है क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट में जो ग्रीन लाइट है वो सनलाइट, उसमें ग्रीन लाइट में सनलाइट जो है ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती है ना, और वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। आप सबको पता है कि जहाँ पे रेड और ब्लू ये दोनों लाइट्स पड़ती हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सनलाइट वहीं पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। What would be the effect of removing all green plants from the face of the earth? अगर सभी हरे रंग के पेड़ पौधों को पृथ्वी से हटा दिया जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? By removing all green plants, there would be no photosynthesis, है ना। ये तो बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं कि अगर हरे पेड़ पौधों को बिल्कुल हटा दिया जाए तो क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एकदम से नहीं होगी। In the absence of photosynthesis, solar energy cannot be converted into food. तो अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो जो सौर ऊर्जा है वो भोजन के रूप में बदली नहीं जा सकेगी। All other living beings will not get food, और इसीलिए सभी जीवित जो प्राणी हैं वो भोजन अपना नहीं पाएंगे। Ultimately they will die and the earth will become lifeless. और अगर ऐसा हो तो जीवन नहीं रहेगा और फिर पृथ्वी जो है वो जीवन रहित हो जाएगी। तो लगता है कि बड़ी स्मॉल सी सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन केवल एक चीज को हटा देने से इतना बड़ा असर हो सकता है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो स्वपोषी पौधों का या स्वपोषी जीवों का बेसिक
प्रक्रम होने वाला है उसमें प्रकाश संश्लेषण का, और जिसके द्वारा क्या होता है, स्वपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और वही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरों के भोजन के रूप में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अपुंशिया? फोटोसिंथेसिस फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द स्टेम्स इन अपुंशिया। आप सबको पता है कि ये आपका एक डेजर्ट प्लांट है अपुंशिया, जिसके अंदर जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में पाई जाती हैं। पत्तियां अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं कांटों के रूप में, है ना। तो जो उसकी स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो उन तनों के द्वारा परफॉर्म की जाती है। नेम 2 photosynthetic pigments belonging to chlorophyll. 2 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल को बिलोंग करते हैं उनका नाम पूछा जा रहा है, तो वो आप सबको पता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर द 2 photosynthetic pigments belonging to chlorophyll. Photorespiration poses threat to plants, yet it occurs in angiosperms. Why? Photorespiration जो है वो is a threat to plants because no energy rich compound is produced in this process. आप सबको पता है कि फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एक वेस्ट प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिच कंपाउंड कोई भी नहीं बनता है, और half of the photosynthetically fixed carbon dioxide may be lost by photorespiration, और आधे से ज्यादा जो फोटोसिंथेटिकली फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो लॉस्ट हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। मोर ओवर इट इज अ लॉस टू द नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रीन एंड C3 प्लांट्स। इसलिए जो नेट प्रोडक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है, वो बहुत कम हो जाती है। किसमें? ग्रीन प्लांट्स में और C3 प्लांट्स में। To overcome the photorespiratory losses in angiosperms like sugarcane, they have developed an additional cycle called C4 pathway that requires 30 ATP molecules. C4 pathway जिसमें 30 ATP molecules की जरूरत पड़ती है ना। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आर द एंजाइम्स दैट कैटलाइज द डार्क रिएक्शन ऑफ कार्बन फिक्सेशन लोकेटेड इनसाइड द थाइलाकॉइड्स और आउटसाइड द थाइलाकॉइड्स? Are the enzymes that catalyze the dark reactions of carbon fixation located inside the thylakoids or outside the thylakoids? पूछा जा रहा है कि डार्क रिएक्शन जो है कार्बन फिक्सेशन का वो किस जो एंजाइम्स के कारण होता है, वो एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड ऑफ थाइलाकॉइड्स या इनसाइड ऑफ द थाइलाकॉइड्स? तो कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा, द स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स। स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं ये वाले विच आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग ATP एंड NADPH2 टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। जो एंजाइम्स आपका ATP और NADPH2 का यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं डार्क रिएक्शन के समय पे, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। और स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला द्रवीय पदार्थ है जो स्ट्रोमा के रूप में होता है। द कार्बन फिक्सेशन अकर्स इन द स्ट्रोमा by a series of enzymes catalyzed steps which are located outside the thylakoids. तो स्ट्रोमा क्या है? थाइलाकॉइड्स के बाहर की स्थिति है, नॉट इनसाइड द थाइलाकॉइड्स। ये प्रक्रिया थाइलाकॉइड्स के अंदर नहीं होती है, थाइलाकॉइड्स के बाहर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफाई 2 कंडीशंस in which photorespiration may take place in green plants. का सॉल्यूशन लिखेंगे। 2 कंडीशंस ऐसी जब फोटोरेस्पिरेशन जो है वो ग्रीन प्लांट्स में भी हो सकता है, वो कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यानी कि रूबिस्को एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर डज कार्बन फिक्सेशन अकर इन क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट में कार्बन फिक्सेशन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ पे होती है? कार्बन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स बाय अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। कार्बन फिक्सेशन की प्रक्रिया जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, जहाँ पे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं और जिसके तहत कार्बन फिक्सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दो ऐसे उदाहरण बताने हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करने का काम करते हैं या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। तो वो दो ऐसे शैवाल हैं, दो ऐसे एल्गी हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करने का काम करते हैं और वो एल्गी हैं, इसलिए ग्रीन एल्गी होने के नाते वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर, वो दो कौन से हैं? आप लिख सकते हैं, नंबर 1 इज एनाबिना एंड नंबर 2 इज नॉस्टॉक। पहला है एनाबिना और दूसरा है नॉस्टॉक, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्सेशन करने का काम कर सकता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। From where do chemoautotrophs derive energy for synthesis of their food? chemoautotrophs जो होते हैं, रसायन संश्लेषी जो जीव होते हैं, वो अपने फूड की सिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से पाते हैं? chemoautotrophs derive energy for synthesis of their food by oxidizing same inorganic substances and not from sunlight, है ना। वो मौजूद जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उसके ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिससे उनका भोजन जो है वो बन जाता है। यानी कि ऑटोट्रॉफिक पौधे दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं, यानी कि रोशनी की जरूरत होती है उनको, सौर ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो पौधे जहाँ पे सौर ऊर्जा पहुंच नहीं पाती है, वो अकार्बनिक पदार्थों को यूज कर लेते हैं, उनके ऑक्सीडेशन के द्वारा अपना एनर्जी पाते हैं, जिससे सिंथेसिस करते हैं अपने भोजन की। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू C4 पाथवे? C4 पाथवे जब आप पढ़ रहे थे, हैच एंड स्लैक साइकिल, तो उसमें ये आपको याद रखना होगा। या तो हैच एंड स्लैक साइकिल जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको आपको नोट कर लेना होगा और ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा, क्योंकि ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और घुमा करके भी पूछा जा सकता है। कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए? किसमें? C4 पाथवे में, है ना। तो इसमें आपका 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू C4 पाथवे, क्योंकि इट इज अ साइक्लिक पाथवे, बार बार होती रहती है। तो 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने में। Which wavelengths of visible spectrum is maximally observed by chlorophyll and which wavelength of light is least absorbed? है ना। अब जब एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो ये चीज ब्रीफ में पढ़ी आपने कि जहाँ पे ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स होती हैं ऑफ लाइट आर मैक्सिमली एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट एंड ग्रीन वेवलेंथ इज लीस्ट एब्जॉर्ब्ड। ग्रीन पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कम होता है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और इसीलिए ग्रीन दिखाई पड़ता है। और ब्लू और रेड जहाँ पे होता है वहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन सनलाइट का होता है।
और ये जब अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने बहुत विस्तार में इस पर डिस्कशन किया था कि जब यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करवाया गया तो जहां जहां पे वो विबग्योर स्पेक्ट्रम के तहत जहां जहां पे लाइट पड़ी, सातों रंगों में जहां पे रेड कलर की लाइट पड़ रही थी वहां पे, और जहां पे ब्लू कलर की लाइट पड़ रही थी वहां पे कुछ उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट जो डाला गया था क्लेरोफोरा, उसमें कुछ वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए गए थे जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही थी, मतलब कि जहां पे रेस्पिरेशन की, वहां पे जहां पे फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जहां पे ज्यादा हो रही थी जिस लाइट एरिया में, वो एरोबिक बैक्टीरियाज है ना, वो कहाँ पे उसी लाइट वाले एरिया में इकट्ठे हो गए थे। वो कौन सी लाइट थी? वो थी ग्रीन, वो थी रेड और ब्लू, और ग्रीन वाले में सबसे कम थे। तो सबसे कम एब्जॉर्ब होने वाली लाइट जो ग्रीन वेवलेंथ की है, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली लाइट जो है वो ब्लू और रेड वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो मैक्सिमली एब्जॉर्ब होती है। किसको एब्जॉर्ब कर लेती है? सन लाइट को। लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है आपका ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप एक एक लाइन में इसको नोट कर सकते हैं। वेयर डू लाइट एंड डार्क रिएक्शंस अकर इन द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट में लाइट और डार्क रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं? लाइट रिएक्शंस अकर्स इन द ग्रेना एंड डार्क रिएक्शंस अकर्स इन स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं? ग्रेना में एक थाइलाकॉइड और एक के ऊपर बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर का पाया जाने वाला जो पार्ट है वो स्ट्रोमा है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में। What is quantasomes? It is a distinct morphological structural unit in the thylakoids which embodies a photosynthetic unit. क्वांटासोम्स क्या होते हैं? ये डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं जो थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसमें? एक फोटोसिंथेटिक यूनिट में, एक प्रकाश संश्लेषण की इकाई में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करे। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप कि जो क्वेश्चंस हैं इनको आप इजीली नोट कर सकते हैं, है ना। और ये आपका एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। तो इसमें क्या करेंगे, आपने ये नोट करा क्वेश्चंस, और उसके बाद कुछ चीजें हैं इम्पोर्टेंट जो आप नोट करेंगे। वो क्या क्या चीजें हैं? वो है आपका जो आपका मेन पॉइंट है वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस में आप एंड प्रोडक्ट क्या है उसको नोट कर लेंगे, कितने तरीके की प्रोसेस होती है उसको नोट करेंगे आप, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसको नोट कर लेंगे, जो C3-C4 पाथवे है उसको, जैसे C4 पाथवे है वो हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि हैच एंड स्लैक पाथवे जो है वो C4 पाथवे ही है ना। उसके बाद इसी तरीके से केल्विन साइकिल, उसको शुरू करने वाले वैज्ञानिक का नाम, कौन कौन सी वेवलेंथ में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, वो जो कॉमन चीजें हैं वो आप एक पेज में, पूरा चैप्टर को आप एक पेज में अगर अपनी शब्दों में एक एक शब्द में एक एक पॉइंट में अगर इसको पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है एग्जाम के टाइम पे रिवीजन जो है वो आपका इजी हो जाता है ना। और इस तरीके से आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और ये तैयारी आपकी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपका कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों, आज की क्लास में फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम कुछ और नया करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।